हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपकी पीयर रिव्यू ट्रेनिंग की तीसरी क्लास के अंदर। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हमने जो भी चीज़ पढ़ी है वो आपको कमेंट बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। अब हम शुरुआत कर रहे हैं पेज नंबर 39 आपके पीयर रिव्यू मैनुअल के वॉल्यूम 1 से, राइट। अब जो पार्ट B2 है फॉर्म 1 का, अब उसके बारे में डिस्कस करके चलते हैं, जो कि बात करके चलता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स की। आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी आपकी प्रैक्टिसिंग यूनिट में आप क्या अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम प्रैक्टिस मैनुअल में आपको दिखा रहा हूं वॉल्यूम 1 का यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे खोल के बैठिएगा, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो पेज नंबर 39 है, पेज नंबर 39 पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से प्रोसीजर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं जिससे आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट हो सके। अब इसका जो आंसर है रिमार्क्स दे सकते हैं, यस, नो या नॉट एप्लीकेबल, वो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको 1 के आगे जो लिखा हुआ है उसके आगे कोई रिप्लाई नहीं मिला है। अब आपको रोमन 1 के आगे जाना है। रोमन 1 में पूछा है कि आपके यहाँ पर कोई डेजिग्नेटेड इंडिपेंडेंस और एथिक्स का पार्टनर है जो कि सारी की सारी इंडिपेंडेंस और एथिक्स वाले जो आपके यूनिट के पार्टनर्स हैं उनके प्रोफेशनल स्टेप को इंश्योर करता है। अब यहाँ पर जनरली जो मैनेजिंग पार्टनर है, देखिए SQC आपको जिम्मेदारी देता है SQC 1, तो जनरली वो मैनेजिंग पार्टनर होते हैं। बट कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजिंग पार्टनर के ऊपर, क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड भी काम कर रहे हो सकते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो आप इंडिपेंडेंस एंड एथिक्स के लिए एक अलग पार्टनर बना सकते हैं। बट अगर मैं बात करके चलूँ प्रोप्राइटरशिप की, तो प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऑब्वियस सी बात है, आप अकेले एक प्रोप्राइटर हैं तो आपका ही यहाँ पर नाम आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मैनेजिंग पार्टनर या डेजिग्नेशन लिखनी है। आपको उस अपनी जो आपका फर्म सर्टिफिकेट में जो आपके पार्टनर्स हैं उसमें से किसी एक पार्टनर का नाम लिखना है जो कि इसके लिए एक्चुअल रेस्पॉन्सिबल है। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन आता है, रोमन सेकेंड क्वेश्चन आता है, क्या वो वही नाम है जो आपका जो पार्टनर है, जो क्वालिटी कंट्रोल वाले पार्टनर हैं, वो कह रहे इफ़ येस, वो कह रहे पहले वाले का आंसर था येस। देन सेकंड वाला जो रोमन 2 है उसमें आपको बताना है कि उस पार्टनर का नाम क्या है। देन रोमन 3 के अंदर बताना है क्या ये QC पार्टनर और ये दोनों सेम है। अगर वो दोनों सेम है तो आप येस लिखेंगे, दोनों सेम नहीं है तो आप नो लिखेंगे। देन उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 कहता है आपने कोई ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करा है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लाइंट और कोई उसकी जो सर्विसेज हैं उस पर कुछ भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड इशू ना आए। देखिए, जब भी आप कोई नई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें जो भी एंगेजमेंट पार्टनर होता है आपको उससे एक इंडिपेंडेंस का सर्टिफिकेट लेना होता है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी हो। चाहे आपका पार्टनर्स होंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नॉन पार्टनर्स हैं जो आपके क्वालिफाइड स्टाफ है या आर्टिकल असिस्टेंट है, तो अगेन ये ऑटोमेटिक आपका एक सिस्टम है। जनरली लोग इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं इंडिपेंडेंस से कि जो आप डिक्लेरेशन लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ये एक प्री रिक्वायरमेंट है जो हमें अपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की तरह लेनी ही पड़ती है, तो यहाँ येस आएंगे। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कहता है कि PU अपने आप को जो प्रोफेशनल एथिक्स और इंडिपेंडेंस के स्टैंडर्ड है उसके लिए अपने आप को अपडेट करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा। और जैसा कि आपको पता है ICAI की गाइडलाइन है कि आपको कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड जितने भी आपको जितने भी CPRs करने हैं उसमें आपको इनसे रिलेटेड CPRs के अपने एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, जिसमें आपको कोड ऑफ एथिक्स के बारे में पढ़ना है। प्लस उसके बिना तो ऑडिट भी नहीं हो सकती है, तो आंसर इज यस यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6, आपने कौन कौन से चेक लगा रखे हैं जिससे सारे के सारे जो भी पर्सोनल्स हैं उसकी इंडिपेंडेंस, वो कह रहे हैं व्हाट चेक्स आर पुट इन प्लेस टू एंश्योर दैट ऑल पर्सन फॉलो द इंडिपेंडेंस एंड एथिक्स पॉलिसी ऑफ द PU। आप ये चीज़ कैसे इंश्योर करेंगे? इसके लिए हमारे पास चेक्स क्या है। एक तो हम इंडिपेंडेंस का आपसे हर एक असाइनमेंट से पहले एक सर्टिफिकेट लेते हैं, एनुअल डिक्लेरेशन भी लेते हैं, और एनुअल डिक्लेरेशन तो मेरा SQC 1 की रिक्वायरमेंट है। ऑडिट असाइनमेंट से पहले भी मैं डिक्लेरेशन लेता हूँ, प्लस उसके बाद मैं ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ। तो दीज आर सम थिंग जो आप अपनी फर्म में कर रहे हैं और वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ येस और नो नहीं लिखना है, ये रिमार्क्स वाला कॉलम है, तो अगर आपको 6 पॉइंट का लिखना है प्लीज़ रिमार्क्स वाला कॉलम लिख लेना। येस नो कर दिया तो इशू होगा, राइट।
अब चलते हैं पेज नंबर 39 पे ही पॉइंट नंबर 2 पर। अब पॉइंट नंबर 2 के आगे क्वेश्चन लिखना है, नीचे जो रोमन में आपके पॉइंट्स लिखे हैं उसके अंदर ये हमें लिख के चलना है। पॉइंट है कि कौन कौन से चेक्स हैं जो जिससे पीयू जो है प्रैक्टिसिंग यूनिट वो इंश्योर करती है क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट जो थी वो कम्युनिकेट कर दी है जो भी पर्सोनल्स हैं उनके लिए। अब पर्सोनल्स की बात अगर बोल के चल रहा हूँ तो इसमें चार्टेड नॉन चार्टेड सब लोग आ जाएंगे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर किसी को यही नहीं पता है कि हम बीइंग ए चार्टेड अकाउंटेंट अपने किसी क्लाइंट से कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपके रिसेप्शन पर कोई भी है और उन्हें ये वाली चीज़ अगर आपने कम्युनिकेट नहीं करी, शी और ही इज़ वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, पर्सोनल है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कोई भी गिफ्ट अगर आते हैं तो वो वहीं से मना कर देंगी बिकॉज वो इंडिपेंडेंस को हमारे यहाँ पर हर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो हमारा पीयर रिव्यू बोर्ड है तो उसने ये वाली चीज़ इंश्योर करी कि सभी पर्सोनल को बता रहे हो नहीं बता रहे हो। तो अगेन पॉइंट नंबर 1, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करके चलेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला पॉइंट करा कि पीयू क्या कोई लिस्ट मेंटेन करता है एंटिटीज़ की जिसमें जो पीयू के पर्सोनल या अदर्स जिसके अंदर उनको कोई भी फाइनेंशियल या बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रखना है। आप जब इंडिपेंडेंस की रिपोर्ट लेते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात लिखते हैं कि जो भी हमारी फर्म के क्लाइंट हैं हम उनके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करके चलेंगे। आपका इसकी रिक्वायरमेंट ईयर्स में भी है, नेक्स्ट कुछ ईयर्स में भी आ सकती है और प्रायर ईयर्स के अंदर भी हो सकती है, तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करके चलना पड़ता है। तो क्या आपने कोई लिस्ट मेंटेन करी है जिसमें आपके सारे के सारे क्लाइंट्स हैं? आपको ऑब्वियसली बात है आपने लिस्ट अपने क्लाइंट्स की मेंटेन करोगे तो आंसर माइट बी यस। अगर आपने लिस्ट मेंटेन नहीं करी है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इस पर। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो लिस्ट है क्या वो सभी पर्सन को अवेलेबल है सो दैट कि वो अपनी इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट कर सके। तो आपको कम्युनिकेट करना है अपने हर एक पर्सनल से जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है सो दैट कि वो इसके बारे में उसे पता हो ये मेरा क्लाइंट है। मैं जैसे लेट से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बाद रिलायंस की ऑडिट आ जाए, रिलायंस इंडस्ट्री की, और मुझे मेरे स्टाफ को मैंने बताया ही नहीं कि हमारे पास रिलायंस की ऑडिट है और उन्होंने शेयर्स बाय करना शुरू कर दिए। अब एक साइड मैं ऑडिटर हूँ, दूसरी साइड मैं वहाँ पर उनके शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो अगेन मैं इंडिपेंडेंट नहीं रह पाऊँगा यहाँ पर बिकॉज मैं कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता और क्योंकि रिजल्ट्स भी मुझे पहले पता होंगे। तो अगेन फर्म के हर एक पर्सनल को ये लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए सो दैट कोई भी कॉन्ट्रावेंशन ना हो जाए किसी भी इंडिपेंडेंस या एथिकल रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ तक मेरे को लगता है पॉइंट आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40 पर आ चुके हैं। अब जब हम 40 पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि जब कोई चेंज आता है लिस्ट के अंदर, मान लो सपोज करो आज मैंने लिस्ट दी, उस लिस्ट के अंदर उस कंपनी का रिलायंस का नाम ही नहीं था क्योंकि मुझे आज आई और लिस्ट आज मुझे ऑडिट आई और कल मैंने वो लिस्ट सर्कुलेट करी कि ये लिस्ट है, आप इनके साथ कोई भी फाइनेंशियल या बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं रखेंगे। आज मेरे पास रिलायंस आ गई, क्या ये कम्युनिकेट होता है? तो आपको ये वाला सिस्टम भी अपने फर्म का इंश्योर करके बताना पड़ेगा कि क्या लिस्ट आपकी जो अपडेट हो रही है वो लिस्ट अपडेटेड जो है वो रेगुलर आपस विद इन द फर्म पर्सनल अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है। मैं जनरली आपके साथ एक इंस्टांस शेयर करता हूँ। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लेट से अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नॉन एश्योरेंस वर्क कर रहा हूँ और मेरी एक और ब्रांच है, लेट से मेरी एक नेटवर्किंग फर्म है जिसको उसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट ऑडिट आ गया डिफरेंट डिवीज़न से। अब यहाँ पर अगर मैं एक इंटरनल ऑडिटर की तरह काम कर रहा हूँ एज द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो क्या आपको लगता है कि जो मेरी दूसरी पार्टनर फर्म है उसको ये असाइनमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो इंडिपेंडेंस का इशू अराइज हो सकता है बिकॉज मैं फर्म के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हूँ। तो इस केस के अंदर जब भी कोई न्यू असाइनमेंट आता है किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, मल्टीपल आपके बिजनेस वर्टिकल्स हैं, तो वो सिंपल सा एक टाइम लेती हैं जिसमें वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक मेल सर्कुलेट करती हैं जिसमें वो बताती हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इस कंपनी का एश्योरेंस वर्क मिल रहा है, अगर आप में से कोई भी इसका कोई एश्योरेंस या नॉन एश्योरेंस रिलेटेड काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें अपडेट करिए। तो ये चेक्स लगा रखे हैं अलग अलग, और मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली काम करके चल रही है। तो आपको ये चेक्स आपकी फर्म में लगे हैं नहीं लगे हैं ये आपको चीज़ बतानी होगी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 आता है, वो कहता है कि क्या जो पीयू है वो फ्रीक्वेंट रिमाइंडर देती है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सनल को।
ऑब्वियस सी बात है, देने पड़ेंगे, यस हम देते हैं, तो इसका आंसर यस में आएगा। तो आप कैसे देते हैं, आप उन्हें बता देते हैं, एक नया क्लाइंट आया, विद इन फर्म पता लग जाता है, आप उन्हें ट्रेनिंग्स के अंदर बताते हैं, आप उनसे इंडिपेंडेंस फॉर्म साइन कराते हैं, आप उन्हें क्लाइंट की लिस्ट भी शेयर कर रहे हैं। तो अगेन देयर आर सो मेनी मीडियम जिससे आप ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करके चल रहे हैं। तो मेरा यहाँ पॉइंट नंबर 2 खत्म हो चुका है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। अभी बहुत लंबी वीडियो चलने वाली है, थोड़ी बोरिंग होगी बट लेकिन अगेन इन्फॉर्मेटिव है। पॉइंट नंबर 3 कहता है, पॉइंट नंबर 3 के आगे क्वेश्चन लिखना, रोमन जितने डिजिट्स हैं उनके आगे ही आपको रिप्लाई देना है। और ये जो पॉइंट है ये सुपर 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 इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रैक्टिसिंग यूनिट को चलाने के लिए। अब इसमें हम अलग अलग रिस्क के बारे में बात करके चलेंगे। जब हम बात करके चलते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, कौन कौन सी पॉलिसी, प्रोसीजर और सेफगार्ड पीओ ने लगा रखे हैं जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है उसको मिटिगेट करने के लिए। अब ये हमें थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल हैं, देन तभी तो हम बताएंगे ना कि हमने क्या क्या मिटिगेशन के लिए उसके ऑप्शन ले रखे हैं। तो सबसे पहला आता है, कहते हैं जो एंगेजमेंट पार्टनर है क्या वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट की है वो प्रोवाइड कराता है जिससे आप ओवरऑल आपका इम्पैक्ट है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट का आप उसे पता लगा सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। जब वो एंगेजमेंट साइन करने से पहले इंडिपेंडेंस का अपना फॉर्म भर के देता है तो उसमें उसे क्लियरली बताना होता है ना, मतलब अगर मैं बात करके चलता हूँ मेरे साथ जो रिलेटेड पर्सन है वो भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं रख सकते हैं, राइट। तो अगेन तो वहाँ पर हमें जब इंडिपेंडेंस फॉर्म है वो सीए इंस्टीट्यूट ने वर्किंग पेपर के लिए आपका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, मैनुअल भी हैं उनके, जिसके अंदर उन्होंने उस फॉर्मेट को ऑलरेडी गिवन है। आप लेंगे, सीए इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट करा है, दैट इज़ सेल्फ सफिशिएंट, उसके बाद आपको कोई इशू नहीं होगा वहाँ पर। तो क्या ऐसा कुछ लेते हैं तो आंसर मस्ट बी येस, तो हम यहाँ येस लिखेंगे। नहीं लेते हैं आप अगर ये चीज़ तो मेरे को नहीं, मतलब नहीं क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सारे काम करके चलता ही है, आप लेते होंगे 100%। तो यहाँ पर क्या आप ऐसा कोई रिक्वायरमेंट जो एंगेजमेंट पार्टनर प्रोवाइड करता है, आंसर इज़ येस। नहीं करता है तो आप उससे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करें। अब सेकंड आता है कि पीयू क्या ट्रेनिंग देती है अपने पार्टनर्स को, प्रोफेशनल स्टाफ को, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो थ्रेट है, देन जो सेफगार्ड हैं जिससे आप उस थ्रेट को एक्सेप्टेबली लो लेवल पे जाएं, आंसर इज़ येस। विद इन फर्म भी हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, अगर मैं अपनी फर्म की बात कहूँ विद इन फर्म भी रखते हैं, प्लस सीए इंस्टीट्यूट के हम जो सीपी सेमिनार्स हैं हम उसे भी कंडक्ट जाते हैं उसमें, तो उसमें भी ये सारी बातें बताई जाती हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली आप जैसे आप उसे अपनी फर्म में फील कर रहे हैं आपको यहाँ लिखना है, और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, वो कह रहा है एक्यूमुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू अप्रोप्रिएट पर्सोनल। लेट से अगर आपको कोई एक ऐसा इंसिडेंस पता लगता है कि शेयर होल्डर की लिस्ट आई और आपको बाद में पता चला कि इसके शेयर होल्डर में किसी एक पार्टनर की वाइफ के पास शेयर है, तो क्या आप उसी टाइम पर उसे कम्युनिकेट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या उस नज़रिए से देखते हैं? तो वैसी बात है, ये हमें देखना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज़ हमारी इंडिपेंडेंस को यहाँ पर रिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। अब इसमें अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहते हैं हाउ यानी कैसे और टू होम पर्सनल नोटिफाई सर्कमस्टांसेज एंड रिलेशन दैट कॉज थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने लास्ट आपको बताया कि उसकी किसी की पार्टनर की वाइफ के शेयर आ गए, या सपोज करिए आप प्रोप्राइटर है, आपकी सिस्टर ने उसके शेयर खरीदे या आपका कोई भी क्लोज रिलेटिव है, तो वो कह रहे हैं ये कैसे आप बताएंगे, मतलब इसका आप किसे बताएंगे और कैसे बताएंगे। तो यानी पॉइंट नंबर 4 कहता है कि आप कैसे और किसे बताएंगे कि आपके कोई थ्रेट आ गया इंडिपेंडेंस पर। देखिए प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में तो प्रोप्राइटर को खुद को बताना पड़ेगा, वो कैसे बताएगा, रिटर्न बता सकता है, अपने आप को ओरली भी बता सकता है। तो यानी प्रोप्राइटर के केस के अंदर अगर प्रोप्राइटर खुद ही इंडिपेंडेंस की अगर उसे इंश्योर करनी है, इस थ्रेट को मिटिगेट करना है, तो वो पहले से ही ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट ना करे। बट लेकिन अगर इन द फ्यूचर उन्हें कोई ऐसे इंस्टांसेस पता लग जाते हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंस हर्ट हुई है, तो वो उन्हें डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। देन उन्हें एक रजिस्टर भी बनाना पड़ सकता है, कंप्लेंट रजिस्टर या एक रेजोल्यूशन रजिस्टर, या कोई भी ऐसा मेथड जो आपको लगता है अप्रोप्रिएट है, आप उस वाले मेथड को अडॉप्ट करके चलेंगे इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप हम यहाँ पर ये वाली बात करके चलते हैं। पार्टनरशिप के केस के अंदर जो भी आपका क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर है और इंडिपेंडेंस पार्टनर है, दोनों अगर सेम है तो आपको उन्हें अपडेट करके चलना पड़ेगा। आप रिटर्न, ओरल, वर्बल जैसा भी आपको बताना है वो बता के चलें। एंड देन
इंडिपेंडेंस पार्टनर को अगर बताना है इंडिपेंडेंस, क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर को बताना है क्वालिटी कंट्रोल, जो भी आपकी फर्म की पॉलिसी है अब यहाँ पर उस वाली पॉलिसी को इलेबोरेट करके चलेंगे। अब नेक्स्ट आता है रोमन नंबर 5, कहते हैं कौन कौन से स्टेप लेता है जिससे सो दैट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस इज मिटिगेटेड। अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट की यानी मेरा खुद का कोई इंटरेस्ट आ जाए। देखिए अगर अभी जो हम बात करके चल रहे थे, खुद का अगर कोई इंटरेस्ट आ जाता है थ्रेड पे, तो हमें सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर उस ऑडिट असाइनमेंट को अगर हम लीगली छोड़ सकते हैं तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा, हमें वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा। बट देयर माइट बी सर्कमस्टांसेस जहाँ पर लॉ हमें अलाउ नहीं करता है कि हम उस ऑडिट को छोड़ सकें। जैसे कोर्ट से कोई हमारी अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके अंदर आपको जो आपका इंटरेस्ट है आपको उसे ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं आपको अगर वैसे कहूँ तो यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हैं कि आप उस असाइनमेंट से आप रिज़ाइन कर देंगे या आप किसी एक्सपर्ट की कोई सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ये मैटर सब्जेक्टिव है। बट लेकिन फॉर्म भरना है तो फॉर्म के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होगा। अब पॉइंट 6A आता है। अब 6A कहता है कि जो फर्म है, नेक्स्ट जो थ्रेट है वो है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है कि मैंने काम करा और मैंने ही रिव्यू करा। अब प्रोप्राइटर के केस के अंदर ये इशू है क्योंकि प्रोप्राइटर के साथ कोई पार्टनर नहीं है। अब जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ मैं अपनी फर्म के पार्टनर को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, वो मेरे को रिव्यू करके बताता है कि जतिन यहाँ पर ये इशू है, यहाँ पर ये इशू है, आप ये वाला काम, इस वाले रिस्क को आप इतना बढ़ा दीजिए और इस वाले प्लान में आप अपना जो भी उसने चेंजेस बताए वो मैं चेंजेस कर लेता हूँ। तो जब मैं बात करता हूँ सेल्फ रिव्यू थ्रेड को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पार्टनर से रिव्यू करवा लेता हूँ, यानी नॉन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू पार्टनर। या मैं अगर मेरी फर्म में पार्टनरशिप है और बड़ी पार्टनरशिप फर्म है तो मैं अपने मैनेजिंग पार्टनर से भी रिव्यू करा सकता हूँ या किसी भी एक एक्सपीरियंस स्टाफ से मैं अपना करा सकता हूँ। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड को मैं कैसे मिटिगेट कर सकता हूँ? मैं इसको रिव्यू करा सकता हूँ नॉन एंगेजमेंट पार्टनर से, या अगर मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ तो मैं किसी ऐसे अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक्सपर्ट से मैं इसको अपने प्लान को रिव्यू करा सकता हूँ कि क्या मैं जो क्लाइंट के बारे में सोच के चल रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। तो यानी आप आउटसाइड एक्सपर्ट की सर्विसेज भी इस केस के अंदर यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इज़ देयर एनी चेकलिस्ट वेयर द स्टेप्स हैज़ बीन आउटलाइन। जब सेल्फ रिव्यू अगर मैं इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो ये आपको क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल का इशू है, तो स्टेप्स होने चाहिए। अगर आपके पास स्टेप्स हैं तो आप लिखेंगे येस, अगर आपके पास स्टेप्स नहीं हैं तो आप लिखेंगे नो। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 7A। अब इसके अंदर बात हो रही है एडवोकेसी थ्रेट के बारे में। एडवोकेसी थ्रेट होता क्या है? एडवोकेसी थ्रेट होता है कि आप अपने क्लाइंट को एडवोकेट कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को बचा रहे हैं, आप अपने क्लाइंट के बारे में दूसरे के सामने वेटिंग कर रहे हैं। जैसे किसी ने पूछा, आप एक XYZ कंपनी की ऑडिट करते हैं, उन्होंने कहा कि ये वाली कंपनी कैसे है, आप वहाँ कह रहे हैं नहीं नहीं बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया लोग हैं, मेरे को फ़ीस बड़ी अच्छी देते हैं, तो आप उसे एडवोकेट कर रहे हैं। और लेट से वो कंपनी लेट से एक साबुन बेचती है तो आप उसके साबुन की वेटिंग कर रहे हैं कि नहीं भैया बहुत बढ़िया साबुन है। आप नहीं कर सकते, आप किसी भी क्लाइंट को किसी भी एरिया के अंदर एडवोकेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप फिर इंडिपेंडेंट नहीं हुए अगर आप उसका फेवर लेके चलेंगे। आपको थ्रू ऑल द लाइन आपको प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म मेंटेन करके रखना है। आप क्लाइंट पे यकीन कैसे कर सकते हैं? आपको तो शक्की रहना है हमेशा, स्पेक्टिज्म आपका मेंटेन रहना चाहिए। तो अब इसमें पूछा गया आप इस वाले थ्रेट को, एडवोकेसी थ्रेट को कैसे आप दूर कर रहे हैं? मल्टीपल तरीके हैं, हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं, स्टाफ के साथ बात कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम आ गया देन उन्हें रेगुलर मेल भेज सकते हैं, और साथ में उनको किसी एक्सपर्ट की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर CA इंस्टीट्यूट के कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड जितने भी सेमिनार हैं वहाँ पर जाकर, तो है दो मैनी थिंग्स जिससे आप एडवोकेसी थ्रेट को दूर कर सकते हैं। तो इसी का पार्ट B आता है, कहता फर्म क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है कि वो कैसे मिटिगेट कर रही है इफेक्ट को। तो आप सिंपल सा, अगर आपने ट्रेनिंग करी होंगी तो उसके कागज़ पड़े होंगे कि भैया हमने इसकी ये ट्रेनिंग करी थी, तो इस ट्रेनिंग के अंदर टॉपिक ये था तो हमने इसे ऐसे एडवोकेट करा। आप CPE सेमिनार गए थे तो आपका CPE के ऑनलाइन से आपका प्रोग्राम निकल जाता है, आपने कितने कितने CPRs कहाँ पर अटेंड करे हैं, आप उसको दिखा सकते हैं। तो अगर आप उसे दिखा सकते हैं तो आप इस पॉइंट में येस लिखेंगे, अगर आप नहीं दिखा सकते हैं इस पॉइंट के अंदर आप नो लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ 8A। इसके अंदर जो रिस्क आता है, जो थ्रेट आता है, थ्रेट इज़ फैमिलियरिटी थ्रेट। अब जो फैमिलियरिटी थ्रेट है वो क्या थ्रेट है? वो थ्रेट है बेसिकली कि आप क्लाइंट के साथ अत्यधिक दोस्ती हो गई आपकी,
अब क्लाइंट आपका क्लाइंट नहीं रहा, क्लाइंट आपका मित्र बन चुका है, क्लाइंट आपका भाई बन चुका है, अगर बड़े हैं तो पापा जी बन चुके हैं, वट एवर द रिलेशन, मतलब अब वो क्लाइंट नहीं रहा है। तो यानी जो फैमिलियरिटी रिस्क है, आप इसे कैसे मिटिगेट करेंगे? इसको मिटिगेशन के लिए SQC हमारा जो है उसके अंदर ही आपको सॉल्यूशन दे रखा है, जिसके अंदर अगर मैं लॉ की बात करके चलूँ, लिस्टेड कंपनी की रोटेशन ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर रहता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आप उससे रिलेटेड पॉलिसी बना सकते हैं। आप लिस्टेड के साथ साथ अगर आप मान लो लेट से आपके पास नॉर्मल ऑडिट्स भी हैं, फैमिलियरिटी दोस्त, क्लाइंट तो दोस्त बन जाता होगा आपका, तो आप उसको मिटिगेट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आप अपना जो रिव्यू कराते हैं, जो नॉन एंगेजमेंट क्वालिटी एक्सपर्ट है, आप उसको बदल सकते हैं, सो दैट आप एक ही अगर एक्सपर्ट के पास जाते रहेंगे तो आपको एक बार में एक कमी बताएगा, तो आप अपनी अकॉर्डिंगली फर्म की पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका जो फैमिलियरिटी थ्रेट है वो आपका कम हो जाए और क्लाइंट की आप साइड ना ले पाए, क्योंकि आपको अपनी इंडिपेंडेंस हमेशा प्रूव करके चलनी है कि क्लाइंट के साथ आपका कोई भी फैमिलियरिटी या कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है कि सो दैट कि आप उसका आपके जो प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म है अपने क्लाइंट के काम के ऊपर वो कहीं से ख़त्म हो जाए। तो आप ये सारे मेथड आप लगा सकते हैं अपने फैमिलियरिटी थ्रेट को दूर करने के लिए। और सेम पार्ट 8B कहता है, क्या आप इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल के अंदर आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, तो आप उसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल का आप उन्हें पॉइंट दिखा सकते हैं। इस पॉइंट के अंदर हमने ये स्ट्रैटेजी बना रखी है कि हम अपने काम को हर साल नए एक्सपर्ट से रिव्यू कराएंगे। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, क्या क्लाइंट पर्सनल जो रिलेशन है वो डिस्क्लोज होता है इंडिपेंडेंस फॉर्म में? तो CA इंस्टीट्यूट ने जो आपको फॉर्मेट दिया है, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, आप उसे रेफ़र करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्क्लोज होना चाहिए। लेट से आप अपने भाई की कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो आपको लिखना होना चाहिए। तो यानी इंडिपेंडेंस फॉर्म के अंदर क्लियर लिखा होता है क्या आपका उस क्लाइंट से कोई रिलेशनशिप है, कहते हैं येस तो आपको उसे इलेबोरेट करना है, नो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बट लेकिन अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म के ऊपर, कि आपने प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म थ्रू आउट ऑडिट असाइनमेंट करा है या नहीं करा है। अब जो प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म है आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि आपने प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म आपने थ्रू आउट ऑडिट असाइनमेंट मेंटेन करा है या नहीं करा है। इसके बहुत सारे आपके पास मीन्स हो सकते हैं। आपने क्लाइंट का इनिशियल फेज़ के अंदर जो प्लानिंग स्टेज पर आपने डिसाइड करा था सैंपल, आपने उस सैंपल को इंक्रीज़ कर दिया, प्लस आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू अपने स्टाफ को बार बार बता सकते हैं कि नहीं, क्लाइंट पे ट्रस्ट नहीं करना है, जो ऊपर मेंशन्ड रिस्क हैं उन वाले रिस्क को आपको कैसे मिटिगेट करके चलना है, क्लाइंट के लिए ज़्यादा पॉजिटिव सोचना नहीं है, हाँ इतना नेगेटिव भी नहीं सोचना है, कम पॉजिटिव सोचना है, आपको ये शक हमेशा रखना है शायद गलती कर देगा, राइट। तो आपको प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म अगर आपको मेंटेन करना है एंड डेमोन्स्ट्रेट करना है तो उसके लिए आप अपना ऑडिट वर्किंग पेपर दिखा सकते हैं, प्लस आप अपनी ट्रेनिंग के आपको स्केड्यूल दिखा सकते हैं कि इस टाइम पर ट्रेनिंग हुई थी, हमने उसमें बताया था। देयर मल्टीपल वेज जिसमें आप बता सकते हैं रिव्यूअर को कि हाँ कि ऐसे ऐसे हमने इसे अपना प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म मेंटेन करा है। और क्या मेंटेन करने के लिए आपने मिटिगेट करने के लिए काम करा है? मिटिगेट के लिए ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि हमने ट्रेनिंग करी है, हमने आउटसाइडर जितने भी हमारा एक्सपर्ट था उसे चेंज करा है, या पार्टनरशिप फर्म के केस के अंदर हमने जो हमारा नॉन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू पार्टनर है हमने उसको चेंज करा है बार बार, राइट। हमने इंडिपेंडेंट दिया है, हर एक चीज़ हमने क्लाइंट का नाम हटा के दिया है, सो दैट कि हमने उसे रिस्क बता दिए इतने ज़्यादा थे। तो देयर सो मैनी थिंग्स जिससे आप बता सकते हैं कि हमने प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म को कैसे मेंटेन करा है। पॉइंट नंबर 3 ख़त्म, सारे के सारे रिस्क इसमें थे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, पेज नंबर 41। अब पेज नंबर 41 का जो पॉइंट है वो कहता है कि आपके पास कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसेस हैं, सेफगार्ड हैं, किससे जो आपकी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करके चलेगा। तो पहला जो आता है वो कहता है, जो रोमन 1 है, इज इट एंश्योर्ड दैट द PU डज नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट एंड देयर ओनर्स एंड ऑफिशियल। अगेन इंडिपेंडेंस फॉर्म के अंदर होता है, आंसर इज येस। हाँ, अगर आपके इंडिपेंडेंस फॉर्म के अंदर जो आपका हर एक एश्योरेंस एंगेजमेंट से पहले आपको लेना पड़ता है एज पर आपका SA की रिक्वायरमेंट के, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर ये नहीं है तो ये बहुत बड़ा इशू है, तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा। आंसर
येस होगा, नहीं होगा तो आपको इसे येस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी मेजर्स हैं आपको लेने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सेकंड पार्ट आता है, क्या फर्म की कोई एथिक्स पॉलिसी है जिस पे वो एम्फसाइज़ करती है कि क्लाइंट के साथ वो कोई रिलेशन नहीं रखेगा, मतलब ऑडिट क्लाइंट के साथ या ओनर के साथ। तो अगेन ये भी आपको रेगुलर आपको अपने क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल्स के अंदर डालना पड़ेगा। तो अगर आपकी पॉलिसी नहीं है तो प्लीज़ बनाइए, और इट हैज़ टू बी देयर। सेकंड आपका जो पॉइंट आता है सेकंड ए, वो कहता है डज द पीओ हैव द पॉलिसी रोटेटिंग आउट सीनियर पर्सोनल फ्रॉम द ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट आफ्टर ए सर्टेन लेंथ ऑफ सर्विस। हमने पहले ही ये डिस्कस करा था कि आपकी फर्म की पॉलिसी के अंदर होना चाहिए, और SQC1 हमें ये वाली बात बताता है, तो और फॉर्म में ये वाली बात डायरेक्टली पूछ भी ली गई है। देखिए, अगर आप पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के केसेस में देयर माइट भी चांसेस जहाँ पर आप रोटेट करते हैं, एक का क्लाइंट दूसरे ले लेते हैं, दूसरे का क्लाइंट तीसरे को चला जाता है। तो अगर ये वाली पॉलिसी आपकी है तो आपको यहाँ पर येस लिखना है, और फिर ये बताना है इसके नेक्स्ट पॉइंट में कितने ईयर्स के बाद आप उसे रोटेट कर देते हैं। बट अगर मैं प्रैक्टिकल बात करके चलता हूँ, सबसे पहले प्रोप्राइटर्स के केस में प्रोप्राइटर किसे रोटेट करके चलेगा, वो अपने किसी दोस्त को देगा, किसे देगा। तो अगेन प्रोप्राइटर के केस के अंदर यहाँ पर आंसर आएगा नो, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर पाते हैं, लेंथ वाला नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। और पार्टनर्स के केस में जो रोटेट नहीं करते हैं, मैंने कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी देखी हैं जिसमें पार्टनर्स हैं पी प्रैक्टिसिंग यूनिट के अंदर, बट सब अपना कलेक्टिव एक असाइनमेंट के लिए कलेक्टिवली काम करते हैं, बाकी सब अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो कि फर्म के अंदर ही काउंट होती है। तो उस केस के अंदर अगर लेट से मेरे पास कोई क्लाइंट है और आप मेरे पार्टनर हैं, तो मैं आपको वो नहीं दूंगा, क्योंकि वो क्लाइंट मैंने अर्न करा। तो ऐसी प्रैक्टिस भी चल सकती है। तो अगर आपकी ऐसी प्रैक्टिस है तो आप लिखेंगे आंसर नो। बट लेकिन हाँ, लिस्टेड की अगर आपके पास ऑडिट आ जाती है किसी भी लिस्टेड एंटिटी की, वेदर इंडियन वेदर फॉरेनर, कहीं पर भी लिस्टिंग हो उसकी, तो उसके अंदर तो आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप लिस्टेड कर रहे हैं तो आंसर लिखेगा येस, एंड देन लेंथ अकॉर्डिंगली जो एज पर लॉ रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर रोमन 4 पर, पेज नंबर 41 पर ही। वो कह रहे हैं कोई पॉलिसी है जिसमें आप लिख के बताते हैं कि हम कोई क्लाइंट से गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि आप किसी क्लाइंट की आउट स्टेशन ऑडिट करने जाते हैं तो और वो आपको होटल में रुकवा देता है, तो अगेन वो उनकी बेसिक आपकी ऑडिट टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखा होता है कि अगर आप आउट स्टेशन ऑडिट के लिए जा रहे हैं तो क्लाइंट को बेसिक एमिनिटीज़ जो आपको रहने के लिए चाहिए वो आपको प्रोवाइड करके आएंगे। हाँ, बट उसके अलावा बोले कि आपकी आज ऑडिट ख़त्म हो गई है, मैं 3 या 4 दिन तक का आपका गोवा में ऑडिट है, आपका स्टे आपका एक्सटेंड करा देता हूँ, आप क्या नाम कहते हैं, आप यहाँ पर मज़े से रहिएगा। तो ये वाली चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्या कोई ऐसी पॉलिसी है आपकी, तो दोस्त होनी चाहिए इंडिपेंडेंस में। अगर फिर इंडिपेंडेंस कहाँ रहेगी अगर हम क्लाइंट के साथ घूमते रहेंगे तो यहाँ पर पॉलिसी होनी चाहिए येस, और आप इसमें एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं दैट कि हम कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 5 आता है, वो कहता है कि एनुअल इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन लेते हैं ऑल पर्सोनल। हमने पहले भी डिस्कस करा था, SQC1 की रिक्वायरमेंट है, एनुअल इंडिपेंडेंस हमें लेनी है। इसका फॉर्मेट अगेन CA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। नहीं तो आप ChatGPT हो गया, कोपायलट हो गया और जेमिनी हो गया गूगल का, उनसे आप लेके ये बना सकते हैं और लिख देना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SQC1। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6। वो कहते हैं एज ए स्टेप इन द एंगेजमेंट प्रोग्राम, जो एंगेजमेंट पार्टनर है क्या उसे साइन करना पड़ता है कंप्लाइंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं कि CA इंस्टीट्यूट का वर्किंग पेपर से रिलेटेड एक पूरा मैनुअल है, आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें हर एक पार्टनर को, एंगेजमेंट टीम को, नॉट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम को इंडिपेंडेंस फॉर्म देना होता है। वही चीज़ उन्होंने सेम यहाँ पे घुमा के पूछ ली, क्या आप ऐसा लेते हो, आंसर इज यस, हम लेते हैं। अब वो कह रहे हैं इन केस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, अब नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ 42 पर, कह रहे हैं कोई सी जॉइंट ऑडिटर के साथ आया तो जॉइंट वो क्या उसमें एनुअल इंडिपेंडेंस कंफर्म करते हैं अदर ऑडिटर की भी आप। ऑब्वियसली बात है, वो हमारे एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट का ऑडिट वर्किंग पेपर का पार्ट है, उसके अंदर जाएगा। आंसर इज ऑब्वियस यस। हाँ, बट आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं अगर आपने जॉइंट ऑडिटर के साथ कोई काम नहीं करा है। तो पॉइंट नंबर 4 भी ख़त्म, बस ख़त्म होने वाला है, आधा घंटा और नहीं थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, पहले ही कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 आता है, पॉइंट नंबर 5 पेज नंबर 42, कहते हैं आर द नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट हेल्ड बाय द PO। कह रहे हैं आपने ऑडिट असाइनमेंट कभी स्किप कर दिए ज़्यादा, अगर आपने स्किप करे हैं आंसर लिखना होगा येस, नहीं स्किप करे हैं। जैसे आपने कहा कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ICAI की 40 ऑडिट्स की, अगर आपने 40 से ज़्यादा ऑडिट करी है तो आप यहाँ येस लिखेंगे।
नहीं करी है तो नो। बट आपका ये वाला अगर आप यहाँ झूठ लिखते हैं तो वो पकड़ा जाएगा। कारण उसका क्या है कि जब आपके यूडिन का डंप निकलेगा, अगर लेट से आप 60 टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, आपने वहाँ पर 61 करी हुई, तो यूडिन से पीयर रिव्यूअर उसे पकड़ लेगा। अगर आपने करा हुआ है तो आप ऑब्वियसली बात है यहाँ यस लिखिए एंड उसका रीज़न मेंशन करिए, प्लस किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए कि आपको नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 ख़त्म। अब पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 इन्फॉर्मेटरी है। इन्फॉर्मेटरी इन द सेंस कि जब मैं फॉर्म नंबर 1 का पार्ट ए भर रहा था उसमें अनेक्सर ए आया था, उस अनेक्सर ए को कंफर्म करने के लिए पार्ट 6(1) है, जिसके अंदर वो पूछ रहा है कि क्या आप किसी ऐसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुए जो पीएसयू थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी थी, या अदर पब्लिक कंपनी थी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा थी, या आपने कोई असाइनमेंट लिया सेम एंटिटी के अंदर, कोई रेम्यूनरेशन जो आपकी फ़ीस है स्टैट्यूटरी ऑडिट से उससे ज़्यादा हो गया। तो यानी अगर आपने कोई ऐसा असाइनमेंट एक्सेप्ट करा है तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे, और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करा है तो आप यहाँ पर नो लिख देंगे। ठीक है, तो बट यस करा है। यहाँ पर ना एक छोटा सा इशू और है कि आपको, अगर मैं कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट से चलूँ, तो अगर आप किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं तो आप उनका कोई अदर टास्क एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमारे पीयर रिव्यू बोर्ड ने ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। नेक्स्ट आपका इसका अगर येस है तो उसका रीज़न आपको देना पड़ेगा, और अगर आपने रीज़न आपके ऊपर वाले क्वेश्चन का येस है तो आपको यहाँ एलेबोरेट करना पड़ेगा, और एलेबोरेशन से पहले प्लीज़ एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड केस है। अब 7.1 पर आते हैं। वो कहते हैं कोई भी ऐसा क्लाइंट जिससे इंडिपेंडेंस की बातें हो रही हैं कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपने, कि आपका कुछ उसके साथ अमाउंट है जो आपने उसका देना है, आपने फिर भी उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करी है, तो फिर आप बताओ क्यों करी है आपने। मोस्ट स्पेसिफिकली ऑडिट फ़ीस के बारे में होता है, तो आप ऑडिट फ़ीस का अगर आपके केसेस चल रहे हैं आप प्लीज़ मेंशन करिए कि मेरी ऑडिट फ़ीस है। तो अगेन सब्जेक्टिव है, इसका अनेक्सर बन के जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं और प्रैक्टिकल केस है कि अगर आपकी डेटनेस 1 लाख से ज़्यादा की है तो आपको यहाँ बता के चलना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं हैज़ द पीयू रिसीव्ड फीस फ्रॉम ए क्लाइंट बिलो मिनिमम स्केल। हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने पॉइंट नंबर 8 का 1 कह रहे हैं हमने ना एक मिनिमम फीस डिस्क्राइब करी हुई है सीए इंस्टीट्यूट ने, जो सिटी वाइज बताई है। आप एक पीयू को, प्रैक्टिसिंग यूनिट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी को, उससे कम फीस लेना रिकमेंडेटरी नहीं है, मतलब जो लिस्ट है वो रिकमेंडेटरी है। तो इसका आंसर येस भी हो सकता है। बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने उसको देखा ही नहीं आज तक, तो प्लीज़ एक बार उसे देखिए, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप चेक करिए कि आप उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से फ़ीस ले रहे हैं। आंसर होगा येस या आंसर होगा नो। अगर आप उसके हिसाब से ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप उसके हिसाब से फ़ीस नहीं ले रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा क्या क्या क्रिटिकलिटी आपको इस वाले एरिया के अंदर आ रही है, व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न, मार्केट कॉम्पिटिशन है या कुछ अदर रीज़न है, वो आप इस रीज़न को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये पूरा फॉर्म फाइल करते हुए आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है, जो आप एक्चुअल में कर रहे हैं वो आपको बताना है, सो दैट कि अगर मान लो कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा तो आपको सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से सजेस्ट करा जाएगा कि प्लीज़ आप इसे इम्प्रूव करें। अब बात आ गई पेज नंबर 43 पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेक्शन 144 की। इसमें सेम पूछा गया कि आप बीइंग ए ऑडिटर कोई और काम तो नहीं कर रहे हो, तो आंसर येस नो में लिखना है। पॉइंट 91 का अगर येस लिखा है तो आपने बताना है आपने कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं और क्यों करी है, रीज़न बताना पड़ेगा। अगेन करी है तो प्लीज़ एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल की आप इसके अंदर सलाह लेके चलेंगे। ठीक है, अब आता है पॉइंट नंबर 10, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। पॉइंट नंबर 15 तक रहता है, बाकी सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस रुके रहना, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा आपका। 10(1) क्या कहता है कि इनकमिंग ऑडिटर कोई है, आपने उसकी अपॉइंटमेंट से अगर उसकी अनजस्टिफाइड वो हुई है, रिमूवल हुई है, तो आपने उससे एनओसी लिया है, और अगर आपने वो एक्सेप्ट करा है तो आपने एक्सेप्ट करने का क्या नाम कहते हैं, क्या रीज़न दिया, मतलब पुराने ऑडिटर से जो आपके पास न्यू क्लाइंट आ रहे हैं उससे रिलेटेड मैटर है। बहुत ईजी मैटर है, अगर आपने उसकी डायरेक्शंस को नहीं माना है तो आपको यहाँ पर बताना है क्यों नहीं माना है, वो भी आपको बता के चलने का। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे सामने केस आया था, एक ऑडिटर थे पहले, उस ऑडिटर की जगह एक न्यू, पहले हम मान के चलते हैं मिस्टर ए ऑडिटर थे, फिर उसी सेम चीज़ के लिए मिस्टर बी को अपॉइंट कर लिया गया। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से एनओसी मांगी कि मुझे इस कंपनी का काम कर रहा है, प्लीज़ मुझे एनओसी दें।
मिस्टर ए ने कहा मैं एनओसी तो दे दूंगा लेकिन ये क्लाइंट बहुत गंदा है, इसका ये चीज़ बेकार है, फलाना, बहुत सारी उसने बहुत बुराइयां कर दी उस वाले क्लाइंट की, और उसने एक केस में कहा मैं तो आपको एनओसी दूंगा ही नहीं। अब यहाँ पर जो बी की अपॉइंटमेंट हुई थी वो थ्रू कोर्ट ऑर्डर हुई थी। जब कोर्ट ऑर्डर के थ्रू अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट होती है तो आप प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी लें या ना लें, उसके रिमार्क्स को कंसिडर ना करें या ना करें, बिकॉज आपको कोर्ट ने अपॉइंट करा है। तो अगर आपका कोई, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कोई ऐसा एग्जांपल आपके साथ हुआ है तो आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो फर्म, अगर नेटवर्क आपकी नेटवर्किंग फर्म है तो उससे रिलेटेड है, ठीक है ना, कि आपके जो नेटवर्क के अंदर पार्टनर के कोई ओनरशिप, जैसे मैंने बताया था कि मेल भेजते हैं ड्यूरिंग जितनी भी ब्रांचेज हैं उसमें, तो ये उससे रिलेटेड वाला पॉइंट है। अगर आपकी कोई नेटवर्किंग फर्म है तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 12 पर। अब वो कहते हैं कि अगर आपने कोई भी काम टेंडर से एक्सेप्ट करा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा सी इंस्टीट्यूट ने। उन्होंने कहा कि अगर पीयू ने गाइडलाइंस फॉलो करी हैं जब उसने टेंडर के थ्रू कोई काम एक्सेप्ट करा, तो यहाँ पे घुमा के पूछा, फिर आपको यस लिखना पड़ेगा। अगर आपने सीए इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस पढ़ी ही नहीं और आपने टेंडर अप्लाई कर दिया, बहुत इश्यू होने वाला है, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से पढ़ेंगे। तो आंसर यहाँ यस, नो या नॉट एप्लीकेबल होगा अगर आपने टेंडर से कोई भी काम नहीं लिया है तो। अब जो पॉइंट नंबर 13 है, ये पॉइंट नंबर 13 है आपका पार्ट ए में, जहाँ पर आपसे पूछा गया था क्या फर्म की कोई वेबसाइट है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट, अगर आप इसमें यस नो आंखें बंद करके भरने वाले हैं, बहुत इशू होने वाला है। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो फर्म की जो पीयू है उसकी जो वेबसाइट है, क्या वो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। अब पहले आप कह रहे हो मेरी फर्म नहीं है, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, आप यहाँ पर कह दोगे यस, तो यानी यहाँ पर सी इंस्टीट्यूट से आपको नोटिस आ जाएगा। एक जगह आप कह रहे हो कि आपकी वेबसाइट नहीं है, दूसरी जगह आप कह रहे हो यस, तो इसको आपको, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको यस भरना है। देन इंस्टीट्यूट चेक भी कर सकता है कि आपकी जो वेबसाइट है क्या वो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 की। 14 में ये पूछा गया है कि आपने कोई ऑडिट करी, क्या उस ऑडिट को QRB क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, FRRB फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड, या किसी और रेगुलेटर जैसे सेबी हो गया, उन्होंने क्या कोई इसे रिव्यू करा है। अगर उसे रिव्यू करा है तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर इसका 4 है जिसमें आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि किस किस ने रिव्यू करा है, कब कब रिव्यू करा है और क्यों करा है। एट लास्ट क्वेश्चन 15, इसमें पूछा गया क्या कोई गवर्नमेंट बॉडी या अथॉरिटी ने आपको ब्लैकलिस्ट करा है या आपको डिबार करा है कि आप ये वाला काम करेंगे नहीं। तो अगर आपको करा है तो आप यस लिख देंगे, नहीं करा है तो आप नो लिख देंगे। तो यहाँ पर मेरा पार्ट बी का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद मेरी 4 वीडियोस और हैं, उन 4 वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आपका पार्ट बी भी रेडी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, जय ICI।